अच्छा, तो फर्स्ट एमसीक्यूज था हमारा द वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज, तो वो हमने डिस्कस कर लिया कि वो ऑलवेज क्या होता है, ज़ीरो होता है। सेकेंड है द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज ऑलवेज, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि काई स्क्वायर है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड। ठीक है, टाइम सीरीज के ग्राफ को क्या कहते हैं, तो हम इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो हमने ग्राफ्स जो है वो डिस्कस किए थे। तो ग्राफ्स जो हमने डिस्कस करे थे, हिस्टोग्राम, हिस्टोरीग्राम, पाई चार्ट, बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, सब डिवाइडेड बार चार्ट। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन सा ग्राफ कब यूज़ होता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम यूज़ होता है जब हमारे पास डाटा कौन सा होता है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, या फिर आपको ऑप्शन में आ सकता है कंटिन्यूअस डाटा। ठीक है, या ऑप्शन में आ सकता है आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है तब भी जो है वो हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है, हिस्टोरीग्राम पे आ जाते हैं। हिस्टोरीग्राम का व्यू बनता है जब हमारे पास कौन सा डाटा होता है, टाइम सीरीज डाटा होता है। ठीक है, टाइम सीरीज डाटा का मतलब होता है ये जिसमें आपके पास टाइम भी मेंशन हो, चाहे टाइम ईयर में हो, चाहे टाइम मंथ में हो। ठीक है, 1997 का डाटा है, 1997, 1998, 1990 ऐसा डाटा गिवन है, या आपको सिंपल मंथली डाटा है, ईयरली डाटा है। तो टाइम सीरीज अगर डाटा के अंदर टाइम भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो टाइम सीरीज डाटा कहलाता है। तो उसके लिए हम कौन सा ग्राफ बनाते हैं, हिस्टोरीग्राम। तो आप देखो, एक लिखा हुआ है हिस्टोग्राम और लिखा हुआ है हिस्टोरीग्राम, तो आप इसको बहुत केयरफुली लगाओगे कि इनमें क्या है, डिफरेंस है। पाई चार्ट आपको पता है, पाई चार्ट हम बनाते हैं अपना क्वालिटेटिव डाटा के लिए। ठीक है, बार चार्ट भी हम जो है वो क्वालिटेटिव डाटा के लिए बनाते हैं। डाटा लिखा हुआ आ जाए या वेरिएबल लिखा हुआ आ जाए, बात एक ही है। ठीक है, मल्टीपल बार चार्ट भी हम क्वालिटेटिव डाटा के लिए बनाते हैं या वेरिएबल लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, सब डिवाइडेड भी हम क्वालिटेटिव डाटा के लिए बनाते हैं या वेरिएबल के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आ गया nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो हमने पढ़ा था मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो हम एक दफ़ा सबको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मीडियन क्या होता है, मीडियन आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमने पढ़ा था कि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 डिवाइड बाई 2, और इसी की फैमिली में होता है क्वार्टाइल्स। ठीक है, क्वार्टाइल्स जिसमें क्या होता है n+1 डिवाइड बाय 4, यानी कि ये आपके डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर हमने पढ़ा था डिसाइल्स। डिसाइल्स में क्या होता है n+1/10, यानी कि ये आपके डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर हमने पढ़ा था परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स क्या करता है, आपके डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर हमारे पास आता कि भाई हम कि वो कौन सा मीन है जो आपके डाटा को, या वो कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो वो मीडियन होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है कि इक्वल पार्ट्स होना चाहिए, अनइक्वल पार्ट्स नहीं होते, इक्वल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कौन करता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कौन करता है, और 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कौन करता है। मॉड हमने पढ़ा था, मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुई थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू दी हुई है 1 2 3 1 2 3। अब इसमें मॉड क्या होगा, इसमें हमारे पास कोई मॉड नहीं होगा। ठीक है, क्यों कोई मॉड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कोई नहीं है, सारी वैल्यू सेम टाइम्स रिपीट हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक दफ़ा और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 आ जाता है, तो अब मॉड क्या होगा, अब मॉड होगा यहाँ पे 3।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दफ़ा और 2 आ जाता है तो मॉड क्या होगा, फिर मॉड होगा 3n2। तो हमने पढ़ा था मॉड 1 भी हो सकता है, मॉड नहीं भी हो सकता है। मॉड 1 होगा तो हम इसको यूनी मॉडल कहते हैं। मॉड अगर 2 होंगे तो हम इसको बाई मॉडल कहते हैं, और 2 से ज़्यादा होंगे तो हम इसको फिर मल्टी मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अर्थमेटिक मीन में। अर्थमेटिक मीन जो है वो आपके डाटा को डिवाइड करता है किसमें, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था अर्थमेटिक मीन का। तो इसका फॉर्मूला होता है, अर्थमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, और इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स अपॉन एन, यानी कि ये आपके डाटा को nth पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन सम ऑफ एक्स अपॉन एन होता है। हार्मोनिक मीन हमने पढ़ा था, हार्मोनिक मीन जो होता है वो होता है एन अपॉन सम ऑफ 1 अपॉन एक्स, यानी कि जब हम 1 अपॉन एक्स करते हैं, यहाँ पे जो हम सम कर रहे हैं वो एक्स का कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ऑपरेटर, ये ऑपरेटर होता है सम ऑफ का। ठीक है, तो इसमें हम एक्स का सम करते हैं, हार्मोनिक मीन में हम 1 अपॉन एक्स का सम करते हैं। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन में हम किसका सम करते हैं, हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन में हम सम करते हैं लॉग एक्स। ठीक है, सम हम किसका करते हैं, लॉग एक्स का, और हम डिवाइड बाय एन ही करेंगे जैसे हमने अर्थमेटिक मीन में किया था, और बाद में हम इसका ले लेते थे एंटी लॉग। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, और एक हमने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक मीन होता है nth रूट किसका, आपकी ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो nth रूट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास x की 2 ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई है 1 और 2, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 अपॉन 2। अगर x की ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अगर x वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 3, 6, 8, 36, 18, 19, 20, तो हम पहले n देखेंगे, n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, आप इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर उसका ले लेंगे nth रूट। सही है, जनरल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, x1, x2, x3, ये आपस में सब क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रही हैं, कहीं तक भी हो सकती है, जितना n है हमारे पास, तो अब इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1 अपॉन n। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो पॉजिटिव भी लिखा हुआ है, और आपको ये पता है कि रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का ही होता है, नेगेटिव नंबर का नहीं होता। और ज्योमेट्रिक मीन में हमारे पास फॉर्मूले में जो है वो स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट 1 अपॉन n भी कहलाता है, या तो आप स्क्वायर रूट लगा दो या क्यूब रूट लगा दो। अगर स्क्वायर रूट है तो उसकी पावर क्या होगी, 1 अपॉन 2, अगर क्यूब रूट है तो उसकी पावर क्या होगी, 1 अपॉन 3। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस हैं तो पावर 1 अपॉन 4 होगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इसको रूट में लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स का, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का आता है, नेगेटिव नंबर्स का नहीं आता। ठीक है,